हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रांशु अग्रवाल एंड जैसे कि हमने नीट्स एंड आईआईटी के अपने सिलेबस कवर कर रहे हैं, फिजिक्स का क्लास 11th का भी कवर किया हुआ है हमने। ठीक है, तो आज अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या करना है हमें। ठीक है, तो लेक्चर आज का लेक्चर ये बाई मिस्टेक हो गया, आज लेक्चर 3 नहीं है, आज लेक्चर 4 है। दिस इज योर लेक्चर 4। ठीक है, लेक्चर 3 नहीं है, लेक्चर 4 है। और चैप्टर 3 हम स्टार्ट कराने वाले हैं, मतलब चैप्टर 3 अपने ने स्टार्ट कराया हुआ है, जिसमें हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर का नाम है। ठीक है, टॉपिक क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो टॉपिक्स हमारे आज कवर होंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, पाथ लेंथ किसको कहते हैं, डिस्टेंस को, और डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ये 2-3-4 टॉपिक हमें कवर करने। आज बहुत ज़्यादा लेंथी लेक्चर हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, 4 ही टॉपिक कवर करेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से डिस्कस के साथ कवर करेंगे। ठीक है, जो लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी एंड इंग्लिश यूज होगी। ठीक है, जो सिलेबस हम कवर कराएंगे वो क्लास 11th नीट, जेईई मेंस एंड एडवांस को ध्यान में रखते हुए कराएंगे। ठीक है, इससे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि एवरी मॉर्निंग ये जो आपकी लॉन्ग वीडियो होती है, जो लेक्चर होता है वो आपको इवनिंग में मिलता है, एवरी इवनिंग। ठीक है, और एवरी मॉर्निंग में एक शॉर्ट वीडियो बना करके डालता हूँ, जिसमें मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, हर एक क्वेश्चन आपको देता हूँ डेली सॉल्व करने के लिए। वो मोशन का ही होता है, जो टॉपिक यहाँ चल रहा है वो करंट में वही क्वेश्चन वहाँ होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो वो वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करें, ताकि आपको एक प्रैक्टिस भी मिलती रहे कि भाई कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हमें करना है। ठीक है, तो ये था। तो आप शॉर्ट वीडियो जरूर देखें मॉर्निंग वाली। मॉर्निंग का टाइम है आपका 9 AM पर शॉर्ट वीडियो आ जाती है, और इवनिंग का टाइम आपका है 5:30 PM, 5 या 5:30 PM। ठीक है, उस पर आपको वीडियो मिल जाती है। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। तो अब आज 10-15 मिनट का लेक्चर होने वाला है, तो आई होप कि 10-15 मिनट ध्यान से सुनेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बस 10-15 मिनट ध्यान से सुनना है, बाकी सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यस, सो दिस इज योर लेक्चर 3। ठीक है, लेक्चर 3 में क्या है, सबसे पहले क्या डिस्कस करना है हमें, स्केलर क्वांटिटीज और स्केलर्स जिसको बोलते हैं। इसको स्केलर क्वांटिटी और स्केलर्स भी बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इससे पहले की चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टाइप्स ऑफ मोशन, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। एक भी टॉपिक हमारा नहीं छूटा है। तो अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो उसकी लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगी, आप जा करके हमारे प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं स्केलर क्वांटिटीज और स्केलर्स क्या होते हैं, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज को ही हम स्केलर्स बोलते हैं। ठीक है, तो द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, ये वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास खाली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। और वो क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटीज कहलाती है या स्केलर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होती है, तो डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो आपका न्यूमेरिक आंसर आता है। जैसे आप एक एग्जांपल मान लो, ये ए है, ये आपका बी है, ठीक है, और ये आपका सी है। आप ए से बी गए 5 किलोमीटर, और बी से सी गए 6 किलोमीटर। तो अगर आपसे पूछे कि ए से सी आपने कितना मूव किया, तो क्या कहोगे, 5 + 6 है ना, यानी कि 11 किलोमीटर। तो आप कहोगे कितना मूव किया, 11 किलोमीटर। तो ये जो हो गया ना, ये जो न्यूमेरिक आंसर आया, ये कहलाता है वहाँ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड अगर कहे तो घबराना नहीं है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जो न्यूमेरिकल का न्यूमेरिक आंसर आने वाला है, दैट्स मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, अब अगर इसमें आप डायरेक्शन लगा दो कि टूवर्ड्स ईस्ट, या टूवर्ड्स 30 डिग्री नॉर्थ, है ना, तो कहते हैं ना 30 डिग्री नॉर्थ,
तो इस तरीके से अगर आप डायरेक्शन लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये वेक्टर बन जाएगा। अभी क्या है, ये खाली क्या है, मैग्नीट्यूड है, अब ये क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। तो जहां हमें डायरेक्शन बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वो क्या कह जाते हैं, स्केलर्स कह जाते हैं। क्या कह जाते हैं, स्केलर्स कह जाते हैं। जैसे और एग्जांपल दूं मैं आपको, ठीक है। तो अभी आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, मान लो आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हो, ठीक है, तो आप गए, है ना, और आप वापिस आए तो आपके पेरेंट्स ने पूछा कि भाई कितनी मॉर्निंग वॉक की, तो तुम कहोगे अप्रोक्सीमेट 2 किलोमीटर, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, कितनी मॉर्निंग वॉक की, 2 किलोमीटर। अब आपके पेरेंट्स ने पूछा कि 2 किलोमीटर की, ठीक है, उन्होंने छोड़ दिया आपको, तो आपसे डायरेक्शन नहीं पूछी यहाँ पर, तो आपने क्या बताया है, खाली मैग्नीट्यूड। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और जो क्वांटिटी आपने बताई है अब वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वो क्या है, अब स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपके पेरेंट्स पूछ रहे थे कि किस डायरेक्शन में की है 2 किलोमीटर, तो आप कहते टूवर्ड्स ईस्ट, मान लो, है ना, आप कहते टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। तो टूवर्ड्स ईस्ट का मतलब हो जाता, फिर आपने डायरेक्शन भी दे दी, तो अब क्या हो गया, अब मैग्नीट्यूड भी हो गया, अब डायरेक्शन भी हो गया। तो ऐसी क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटीज नहीं कहते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को क्या कहा जाता है, वेक्टर क्वांटिटीज कहा जाता है। वो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो समझ आई बात, नहीं आई, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं स्केलर क्वांटिटीज के, कुछ स्केलर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारी क्वांटिटीज हमारी स्केलर्स होती हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज हमारी वेक्टर होती हैं। तो मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, वर्क, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटीज हैं। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो जो जो क्वांटिटीज अब हम फिजिक्स में पढ़ते रहेंगे वहां हैंड टू हैंड ये भी पढ़ेंगे कि ये स्केलर है या वेक्टर है। देखो किसी भी क्वांटिटी के बारे में 3 चीजें हमें पढ़नी होती हैं। नंबर 1 SI यूनिट, नंबर 2 डायमेंशनल फॉर्मूला, नंबर 3 स्केलर या वेक्टर। 3 चीजें हर एक क्वांटिटी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है, चलो। अच्छा एक चीज और बता दूं, स्केलर की कैलकुलेशंस इजी होती है इन कंपेयर टू वेक्टर्स। क्यों, क्योंकि स्केलर में खाली हमें मैग्नीट्यूड की ही कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जबकि हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में हमें मैग्नीट्यूड तो होता है, डायरेक्शन भी साथ में कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है इन कंपेयर टू स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। तो नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज और वेक्टर्स। तो क्या, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और उसके साथ डायरेक्शन भी हो आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज और वेक्टर्स। ये क्या कहलाते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं और वेक्टर्स कहलाती हैं, ठीक है। काफी कुछ बता चुका हूं मैं वेक्टर्स के बारे में कि इसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है। मॉर्निंग वॉक वाला मैंने एग्जाम्पल दिया है ना, तो वो क्या हो गया, और आपको ये वाला एग्जाम्पल दिया कि इसके साथ अगर डायरेक्शन लगा दें तो वो वेक्टर बन जाता है। मतलब मैग्नीट्यूड मैंने बता दिया, मैग्नीट्यूड के साथ अगर आपको डायरेक्शन बतानी पड़ रही है तो दैट्स वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटीज होंगी, ठीक है। आगे चलें, यस आगे चलते हैं। तो स्केलर एंड वेक्टर हमारा कवर हो चुका है। वेक्टर के बारे में काफी कुछ पढ़ना है, मुझे पता है वेक्टर के बारे में आपको बहुत कुछ पढ़ना होगा। IIT वाले जो बच्चे हैं, JEE मेंस एंड एडवांस वाले जो बच्चे हैं, या क्लास 11th में जो मैथ्स वाले बच्चे हैं, वो वेक्टर के बारे में काफी कुछ जानते होंगे, लेकिन जो नीट वाले बच्चे हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी वेक्टर में। तो डोंट वरी, जब वेक्टर के न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उससे पहले मैं वेक्टर का पूरा चैप्टर आपको कराऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। सो अगर हम देखें पाथ लेंथ, नेक्स्ट टॉपिक है अपना पाथ लेंथ, जिसको हम डिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो पाथ लेंथ क्या होता है, द पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इन अ गिवन टाइम इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम। यानी कि पाथ लेंथ क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट का मोशन में, तो पाथ लेंथ क्या है, पाथ लेंथ इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। ट्रेवर्स्ड कह सकते हो या कवर कह सकते हो या ट्रेवर्ड कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, कवर्ड भी कह सकते हो, कवर्ड। यानी कि टोटल पाथ की कितनी लेंथ है वो क्या कहलाएगी, कि पाथ लेंथ कहलाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो काफी इजी से आप समझ सकते हो। मान लो आपने ए और बी और सी 3 पॉइंट्स हैं, आपने क्या किया, ए से चलना स्टार्ट किया, ए से चलना स्टार्ट किया, बी तक गए, बी से फिर सी तक गए,
ठीक है, तो टोटल कितना पाथ कवर किया, ये वाला का पाथ कवर किया और ये वाला पाथ कवर किया, है ना। तो यही मैंने कहा है, एन ऑब्जेक्ट गोइंग फ्रॉम ए टू बी और एंड देन बी टू सी। एक ऑब्जेक्ट है जो ए से बी गया है और फिर बी से सी गया है, देन टोटल पाथ लेंथ और टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ए बी प्लस बी सी। ए से बी गए, बी से सी गए, तो टोटल पाथ लेंथ या टोटल डिस्टेंस क्या होगी आपकी, ए बी प्लस बी सी होगी। यानी कि जितना भी आपने मूव किया है सबको अगर आप ऐड कर दोगे तो वो क्या कहलाएगी, आपकी टोटल पाथ लेंथ कहलाएगी। जितना भी आपने मूव किया है सबको प्लस कर दो सिंपली, बिना डायरेक्शन के, ठीक है, दैट इज टोटल डिस्टेंस और टोटल पाथ लेंथ। ठीक है, अगर डिस्टेंस की डेफिनेशन पूछी जाए, अगर डिस्टेंस की डेफिनेशन पूछी जाए तब भी आप यही वाला डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है, और पाथ लेंथ की पूछी जाएगी तब भी आप यही वाला डेफिनेशन लिखोगे। क्लियर। नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है, अगर हम बात करें एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट ऑफ पाथ लेंथ और डिस्टेंस इज मीटर। पाथ लेंथ और डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, किसकी फॉर्म में लिखते हैं, एमएलटी की फॉर्म में लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो m की पावर 0 होगी, है ना, क्योंकि मास नहीं है यहाँ पर क्या है, लेंथ है, तो लेंथ की पावर 1 और t की पावर 0। ठीक है, तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। आगे पाथ लेंथ और डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, मैंने अभी क्या कहा था आपसे कि 3 चीजें हमें हर एक क्वांटिटी के बारे में पढ़नी है, कि उसकी एसआई यूनिट क्या है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, उसकी स्केलर क्वांटिटी क्या है। नीट आईआईटी दोनों सुन लो, डायमेंशनल फॉर्मूला पर क्वेश्चन पूछा जाता है, 100% श्योरिटी है ये। ठीक है, किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, डायमेंशनल फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलो, तो जब तक चीजों के डायमेंशनल फॉर्मूले आपको नहीं पता होंगे आप नहीं कर सकते उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो बाकी आप समझदार हो, ठीक है, तो पढ़ लो। आगे चलते हैं। आगे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके से ये डिस्टेंस का ही भाई होता है। ठीक है, डिस्टेंस का ही भाई है ये, और डिस्टेंस जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और इसको डायरेक्शन की जरूरत होती है। बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, वेक्टर क्वांटिटी जो होती है ये कोशिश करती है कि इनका मैग्नीट्यूड जितना कम रहे वो ज़्यादा सही रहेगा। मैग्नीट्यूड जितना कम रहेगा वो ज़्यादा सही होता है इनके लिए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि इनिशियल और फाइनल के बीच में सबसे छोटी डिस्टेंस जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब छोटी का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट का मतलब क्या होता है, समझ लो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो कह रहे होंगे सर जितना मूव किए उतना ही तो मूव करेंगे, शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। तो शॉर्ट का मतलब होता है, मान लो ये ए से बी है ना, पिछले वाला एग्जाम्पल मैंने दिया है, ए से बी से सी गए, तो आप जब टोटल पाथ लेंथ निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, ए बी प्लस बी सी। लेकिन अब हमें पाथ से कोई, अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो हमें पाथ से कोई भी मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें हमें पाथ से कोई भी मतलब नहीं है। हमें सिंपली क्या करना है, इनिशियल पोजीशन लेनी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका बता रहा हूँ ये। हमें क्या लेना है, सिंपल इनिशियल पोजीशन एंड देन फाइनल पोजीशन, दोनों को पकड़ लिया, दोनों को स्ट्रेट लाइन से मैच करा दो। दोनों को क्या कराना है, मैच कराना है स्ट्रेट लाइन से। तो जो हमारी रिजल्टेंट स्ट्रेट लाइन आई है इसकी लेंथ देख लो, ये कितनी लेंथ की है, वही क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। क्योंकि हमें क्या निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही हो सकती है कि इनिशियल और फाइनल को मैच करा के जो स्ट्रेट लाइन बनी है उसको निकाल लो, वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। हर एक न्यूमेरिकल में आपको यही करना है। क्या करना है, इनिशियल पकड़नी है, फाइनल पकड़नी है, एंड देन आपको दोनों को मैच कराना है और जो स्ट्रेट लाइन बनेगी उसकी लेंथ को कैलकुलेट करना है, वो क्या आ जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन की बात करें तो क्या बताई थी मैंने, शॉर्टेस्ट लेंथ
क्या बताई थी, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है उसको क्या कहते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। शॉर्टेस्ट लेंथ का मतलब समझ आ गया कि जैसे हम ए से बी और बी से सी जा रहे थे तो इन दोनों के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली होगी। हमें पाथ से कोई मतलब नहीं है हम किधर होकर के जा रहे हैं, बस हमें क्या मतलब है कि हम शॉर्टेस्ट पहुंच जाएं, एकदम से शॉर्ट पहुंच जाएं, ठीक है। तो वो ये तरीका होता है, क्लियर है। आगे चलें। अब आगे एक दो चीजें मैंने एक दो डेफिनेशन एक्स्ट्रा दी हैं क्योंकि कई बार नीट में थियोटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, ठीक है। तो थियोटिकल में वर्ड्स को चेंज करके ही वो ऑप्शन बनाते हैं, तो मैंने उसी हिसाब से सेकंड डेफिनेशन दी है और करके क्या कहा है कि इट इज डिफाइंड एज द नेट चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेट चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, नेट चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को नेट चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। नेट चेंज का मतलब क्या होता है कि टोटल कितना चेंज हुआ है पोजीशन में, वो क्या कहलाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। और ये इसको और भी बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि फाइनल और इनिशियल पोजीशन में जो डिफरेंस आया है वो क्या कहलाएगा आपका, वो भी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो इन तीनों डेफिनेशंस में से कोई सा भी आपके ऑप्शन में रख सकता है वो, अच्छा, ठीक है। अच्छा, जो क्लास 11th वाले बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं और अगर वो खाली क्लास 11th की तैयारी करना चाहते हैं तो वो खाली ये वाली डेफिनेशन हमें मतलब ये वाली डेफिनेशन भी अपनी नोटबुक में लिखे आएंगे तो उन्हें मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये वाली जो डेफिनेशन है, क्लियर। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इस बार आपका पेपर भी MCQ आएगा तो उसी हिसाब से आपको MCQ की ही तैयारी करनी चाहिए, तो आप भी सब कुछ पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, ए से बी, बी से सी जाने वाला, ये ए, ये बी, सी, ए, बी और ये सी। तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। तो हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इनिशियल से फाइनल की तरफ एक वेक्टर बनाएंगे, ठीक है। सॉरी, क्या करेंगे, इनिशियल से फाइनल की तरफ। ये भाई स्ट्रेट लाइन होगी, मुझसे स्ट्रेट लाइन यहाँ माउस से नहीं बनी, बट आप देख लेना, ठीक है। तो ये वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक मिनट रुको, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है और दूसरी तरफ एरो हेड होता है, इसको बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। तो हम कैसे डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक एक वेक्टर ड्रॉ करके, ठीक है। वेक्टर कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। एक मिनट, कैसा होता है वेक्टर, एक मिनट, ये वेक्टर होता है वैसे, ये क्या है, ये वेक्टर है, ठीक है। तो इस वेक्टर को जहां लगा दोगे वो क्या आ जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट वगैरह, यानी कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी आप निकालना चाहें उसको उसी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो वेक्टर यहाँ डिस्प्लेसमेंट को भी किससे डिनोट किया जाता है, एक वेक्टर ड्रॉ करके किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे अभी हम वेक्टर के बारे में जब वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ेंगे। एग्जाम्पल मैंने वही दिया है कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स ए टू बी, ए से बी गया, फिर बी से सी गया, बी टू सी, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज ए सी, और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए सी होगा, ठीक है। क्यों होगा वो मैं बता चुका हूं आपको बहुत पहले ही, है ना। अच्छा, एक चीज यहाँ आप ध्यान दे सकते हो कि यहाँ मैंने डिस्प्लेसमेंट ए सी लिखा है ना, तो ए सी के ऊपर ये एक एरो हेड लगाया है, एरो हेड लगाया है ये वाला, ठीक है। कि ये क्यों लगाया है, तो इसका मतलब है ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारी जो क्वांटिटी है वो वेक्टर है, ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। ये जो एरो हेड है ना आपका, ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, क्लियर। अगर आपको कोई भी वेक्टर क्वांटिटी लिखनी है तो आपको उसके ऊपर एरो हेड लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी जब न्यूमेरिकल्स वगैरह या डेरिवेशन वगैरह करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी इस चीज की, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज m0l1t0, है ना। जैसा डिस्टेंस का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था वैसे ही डिस्प्लेसमेंट का भी डायमेंशनल फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर देंगे, क्लियर। इसके बाद SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर।
डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट भी क्या होती है, मीटर होती है, जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। बिल्कुल सब चीज डिस्टेंस की तरह है, बस ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस भी एक लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है, ठीक है। ओके, सो आगे चलें। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कैन बी पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव। डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या हो सकता है आपका, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और आपका नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस हमेशा आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, या मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, जब कोई भी मोशन ना हुई हो। अगर कोई मोशन हुई है तो वहां डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, पॉजिटिव ही होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ये पॉजिटिव ही होगा। क्लियर है बात। इसके बाद एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको देने वाला हूं, जिसमें मैंने बात कही है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको एक टेबल बनानी है जिसमें आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंसेस लिखने हैं, ठीक है। अब बच्चे ये ना सोचें कि ये क्या क्लास 11th वाला काम कर रहा है, तो क्लास 11th वाला काम नहीं है। लेकिन बच्चा जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, तो आप जो आपके जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस आते हैं वो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो थ्योरी वाले जो, मतलब थ्योरी का मतलब है जो न्यूमेरिकल नहीं होते, एमसीक्यू टाइप में थ्योरिकल ऑप्शंस दिए होते हैं, वो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे जब तक आपको ये बेसिक नॉलेज नहीं होगी। तो आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में एक बार अपने नोट्स में क्या लिख लेना है, डिफरेंस लिख लेना है, ठीक है। तो डिफरेंस लिखिएगा। आफ्टर दैट क्लास 11th वालों को तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि उनके एग्जाम में पूछा जाता है। अब आईआईटी वाले कहते हैं, नीट वाले, वो सॉरी जेई मेंस वाले कहते हैं कि हमारे एग्जाम में तो ऐसा कुछ आता नहीं है, थ्योरिकल आते नहीं है, न्यूमेरिकल आते हैं फिजिक्स में, तो हम नहीं लिखेंगे। तो बच्चा मैं आपको बता दूं, जेई एडवांस में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स के, जो यहीं से बेसिक कॉन्सेप्ट से बनते हैं, जो मल्टीपल चॉइस वाले होते हैं, मोर देन वन करेक्ट वाले, समझ गए। मोर देन वन करेक्ट वाले क्वेश्चन बेसिक से ही बनते हैं और उनमें यही सब चीजें पूछी जाती हैं। तो डिफरेंस आपको लिखना है अपनी नोट्स में और उनको एक बार रीड आउट करना है, ताकि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में सब कुछ पता लग जाए कि क्या चीज कैसे होती है। तो सो दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज लेक्चर, है ना। और काफी लेंदी हो गया आज का लेक्चर, मेरे हिसाब से 20 मिनट से ऊपर जा चुका है। तो बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो आप मुझे मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, है ना। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएंगे। सर्च करने का तरीका मैं बता चुका हूँ, क्या सर्च करना है टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के, मोशन इन स्ट्रेट लाइन लेक्चर 4th। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर 4th है, सॉरी ये लेक्चर 3 मैंने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर लेक्चर 4 है, ठीक है। दिस इज लेक्चर 4। तो ये आपको सर्च करना है, आपको आज के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर तो नहीं पूछ सकते, टेलीग्राम ग्रुप पर आप अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी अपना इस प्यारे से चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन और अच्छा सा बढ़ सके और हम आपको बाकी सब्जेक्ट के लेक्चर भी प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। हमारी प्लानिंग चल रही है कि हम पूरी नीट और आईआईटी की कोचिंग यहीं कराएं आपको, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो आपको भी अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बाकी ओके, थैंक यू। आज की क्लास एंड करते हैं, ठीक है।